हाँ जी। तो देखिए, ये मैंने आज थोड़ा लाई हूँ गवर्नर का पार्ट को थोड़ा माइंड मैपिंग के थ्रू करने का कोशिश करेंगे। सो वील सी द पावर्स ऑफ गवर्नर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फिनेंशियल एंड जुडिशियल पावर्स। एंड विल ऑल्सो सी कि कैसे गवर्नर एक सेंटर के एजेंट बन के रह जाते हैं। सो लेट्स सी द एग्जीक्यूटिव पावर्स। मैं इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ। आई नो दैट द इमेज इज़ लिटिल ब्लर और शायद आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, बट आप कोशिश करो, मुझे दिख रही है, आपको भी दिख जाएगी। और दिस इज़ अ गुड वे ऑफ माइंड मैपिंग, इससे आपको जल्दी याद रहता है। सो लेट्स सी द एग्जीक्यूटिव पावर्स। सो द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज़ वेस्टेड इन द गवर्नर। ठीक है, जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो सब गवर्नर के पास आता है। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब लॉज को इम्प्लीमेंट कराने का पावर। ठीक है, और फिर गवर्नर का सबसे इंपॉर्टेंट पावर कौन सा है कि वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद अदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको अपॉइंट करते हैं। पूरा प्रेसिडेंट से रिलेट करिए। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट पीएम को अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, और भी अदर जैसे कि एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं। वैसा ही सारा पावर्स प्रेसिडेंट का भी है। ठीक है, हाई कोर्ट जजेस को भी अपॉइंट करते हैं। तो ये सारा उनका एग्जीक्यूटिव पावर्स है। जैसा जैसा प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर है वैसा वैसा ही गवर्नर का भी है। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या क्या आ जाएगा कि लेजिस्लेचर के भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दोनों हाउस को समन और प्रोरोग करते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट समन मतलब क्या होता है, सबको बुलाना कि आओ सेशन करेंगे, और प्रोरोग का मतलब सेशन को ख़त्म करना। तो ये काम प्रेसिडेंट करते हैं सेंटर पे, और गवर्नर करते हैं स्टेट में, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, उसके बाद जितना भी पब्लिक बिल है वो एक्ट कब बनता है, जब गवर्नर उस पर सिग्नेचर करेंगे। ठीक प्रेसिडेंट की तरह, जब प्रेसिडेंट साइन करते हैं तब कोई बिल एक्ट बन जाता है, उसी तरह गवर्नर भी जब किसी बिल को साइन करेंगे, अपने हस्ताक्षर देंगे, तब वो एक्ट बन जाता है। उसके बाद ही कैन डिसॉल्व द लोअर हाउस। जैसे कि प्रेसिडेंट, स्टेट में लोअर हाउस कौन सा होता है, स्टेट में लोअर हाउस इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द अपर हाउस इज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये अगर चाहे तो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये चाहे तो बिल को जो पास कर रहा है लेजिस्लेचर, उसको गवर्नर के पास तो प्रेजेंट करना ही पड़ता है, वी नो दैट, है ना। उसके बाद लेट्स सी, हाँ, द गवर्नर में और मे नॉट गिव हिज असेंट। उसी तरह कि गवर्नर चाहे तो अपना असेंट देंगे, नहीं चाहेंगे तो एक बार और कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, या तो फिर विथ होल्ड करके रख सकते हैं, या तो फिर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया था। उसके बाद फिनेंशियल पावर, नो मनी बिल कैन बी ओरिजिनेटेड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। तो जैसे बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होती है, उसी तरह बिना गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के मनी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस नहीं होगी। उसके बाद जितना भी टैक्सेशन एक्सपेंडिचर का मामला है वो सब गवर्नर के अप्रूवल से ही होता है, जिस तरह सेंटर में प्रेसिडेंट के अप्रूवल से होता है। और जुडिशियल पावर्स, अब प्रेसिडेंट के पास जैसे कि पावर है कि वो किसी को पार्डन, रिप्रीव, रेमिशन ये सब कर सकते हैं। इन सब का मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है। ठीक है, आप एक बार पार्लियामेंट वाला चैप्टर्स, फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर देख के आइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस इसमें एक चेंज है कि प्रेसिडेंट चाहे तो किसी का डेथ सेंटेंस को भी माफ़ कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर किसी के डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। और प्रेसिडेंट मार्शल लॉ के टाइम पे भी डेथ वगैरह पे चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन गवर्नर के पास मार्शल लॉ के टाइम पे कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि प्रेसिडेंट चाहे तो मार्शल लॉ के टाइम पे भी ये चीज़ पार्डन रिप्रीव कर सकते हैं, और वो डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते हैं, और ना ही वो मार्शल लॉ के टाइम कुछ अपना पावर्स एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो ये हो गया गवर्नर का कुछ पावर्स। अब हम देखते हैं कि गवर्नर को सेंटर का एजेंट क्यों बोला जाता है। क्यों गवर्नर को सेंटर का एजेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्हें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। वो एक लिंक है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। उनका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्योंकि हम तो जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो भी करेंगे वो अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके रिकमेंडेशन पे ही तो वो काम करते हैं, है ना। उसके बाद ही इज़ इंक्लाइंड टू रिमेन लॉयल टू द सेंटर। अब उनको ये ज़रूरत है कि वो सेंटर को लॉयल रहे, है ना, क्योंकि सेंटर ही उन्हें अपॉइंट करके लाया है। वो सेंटर के ही एक मेंबर जैसे ही होते हैं, इसलिए वो सेंटर से लॉयल रहते हैं। उसके बाद वो सेंटर और स्टेट्स के रिलेशनशिप के बारे में भी सेंटर को रिकमेंडेशंस देते हैं।
उसके बाद जो हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 356 या 365, जिसके तहत अगर गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट रूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का मोनोपोली क्रिएट करता है, जहाँ पे सेंटर आकर के स्टेट्स में रूल करते हैं और बहुत अन्य टाइम पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि गवर्नर बोल देते हैं कि स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुका है, जिसकी वजह से स्टेट आगे काम नहीं कर पाती है और डिसॉल्व हो जाती है और प्रेसिडेंट रूल लग जाती है। ठीक है जी। उसके बाद ये इमरजेंसी वाला सिचुएशन बता दिया। उसके बाद इवन आफ्टर द स्टेट इज़ प्लेस्ड अंडर प्रेसिडेंट रूल, द गवर्नर इज़ द चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अगर स्टेट को इमरजेंसी में डाल भी दिया, फिर भी प्रेसिडेंट के साथ कौन काम करते हैं? गवर्नर ही है जो प्रेसिडेंट के साथ बैठ के काम करते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाता है कि गवर्नर एक सेंटर का एजेंट बन जाता है, सेंटर के लिए ही काम करता है। ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी पावर्स, जैसे कि मैंने बताया कि वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रहा है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, और ये सारा पावर्स गवर्नर के पास ही है कि वो एडवाइस करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठ के। उसके बाद जितना भी डिस्क्रिशनरी पावर्स है वो सब गवर्नर के पास तो है, लेकिन वो किसके अंडर में रह के कर रहे हैं? ये सब कुछ सेंटर प्रेसिडेंट के अंडर पे ही रह के होता है, क्योंकि ही होल्ड्स हिज ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था ना कि गवर्नर का कोई टेन्योर नहीं होता है, वो तब तक अपने ऑफिस में रहते जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर है। तो इसलिए एक तरह से प्रेसिडेंट ही उनसे सारा काम कराते हैं, है ना। और फिर जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है वो सब कुछ गवर्नर ही फाइनल करता है। तो देखा जाता है कि गवर्नर के पास बहुत सारा पावर्स है इमरजेंसी के टाइम पे भी, जो कि कहीं ना कहीं सेंटर को मोर पावर देता है, ज़्यादा पावर देता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो गवर्नर है भले उसके पास पावर, लेकिन गवर्नर किसके लिए काम कर रहा है? सेंटर के लिए कर रहा है। तो अल्टीमेटली पावरफुल कौन हो गया? सेंटर ही हो गया ना। अब कुछ क्रिटिसिज्म्स देखते हैं गवर्नर के पावर से रिलेटेड। तो गवर्नर हैज़ बीन be levied that the union government utilizes the governor for his own political needs। तो जो सेंटर है वो गवर्नर को अपने पॉलिटिकल नीड्स के लिए यूज़ करते हैं, है ना। उनको जो ज़रूरत है, उनका जो पॉलिटिकल नीड्स है उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद गवर्नर्स केम टू रिगार्ड देमसेल्फ एज द एजेंट्स ऑफ रूलिंग पार्टी। तो गवर्नर देखा जाता है कि वो जो रूलिंग पार्टी है उसके एजेंट होते हैं। जो भी सरकार चल रहा है, जो भी इंडिया में सरकार चल रहा होता है, जो भी पीएम होते हैं, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसके ही एजेंट दिखते हैं। राजमन्नार कमेटी ने भी बोला था कि आर्टिकल 356 जो कि सिस्टम ऑफ इमरजेंसी से रिलेट करता है, वो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को तोड़ रहा है। ये किसने बोला था? राजमन्नार कम्युनिटी ने बोला था। कब बोला है? 1969 में बोला है। क्या बोला है? कि आर्टिकल नंबर 356 कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को तोड़ रहा है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो ये कहीं ना कहीं इस डिस्ट्रीब्यूशन को तोड़ रहा है और सेंटर को ज़्यादा पावर दे रहा है। फिर सरकारिया कमीशन ने भी बोला था कि जो क्या बोला है? ऑल्सो पॉइंटेड आउट द अब्यूज़ ऑफ पावर बाय द यूनियन मिनिस्ट्री वेयर गवर्नर्स आर मेड द फोर्स्ड एजेंट्स ऑफ द सेंटर। तो सरकारिया कमीशन ने भी बोला था कि जो सेंटर है वो गवर्नर से अपना काम कराते, उनसे फोर्स करते कि आप ये करो वो करो। और सिंस गवर्नर्स को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते और उनके प्लेजर के अंदर ही वो अपना पोस्ट होल्ड करते, तो कहीं ना कहीं उन्हें सेंटर का बात सुनना ही पड़ता है। फिर आर्टिकल नंबर 356 का तो बहुत उल्लंघन होता है, क्योंकि ये फेडरलिज्म को डिस्ट्रॉय करता है। तो क्रिटिसिज्म्स में आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 356 का वायलेशन होता है। देन द रिकमेंडेशन, राजमन्नार कमेटी ने क्या बोला था, उसके बाद सरकारिया कमीशन ने क्या बोला है, ये कुछ पॉइंट्स कोट कर दीजिएगा। आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 365, ये सब अपने आंसर्स में मेंशन करिएगा। सॉरी, वो 5 वहाँ लिखा नहीं रहा। आर्टिकल नंबर 365, इन सब का मेंशन करिएगा अपने आंसर में। आपका फुल फ्लेजेड ही एक मेंस का आंसर आ जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाउ आर द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स एंड एजेंट ऑफ द सेंटर, तो आप सारे पॉइंट से मेंशन करिएगा कि इनका ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फिनेंशियल पावर्स होता है, पर ये सब कुछ प्रेसिडेंट के लिए होता है। बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया जाता है। उसके बाद फिर क्रिटिसिज्म्स लिखिएगा। उसके बाद कुछ अपना वे फॉरवर्ड भी दीजिएगा कि किस तरह ये ठीक हो सकता है ना। क्या हमें एक नया प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन फॉर गवर्नर लाना चाहिए, तब शायद थोड़ा सा ये फेडरलिज्म प्रमोट होता हुआ दिखेगा। तो इस तरह का अपना कुछ आइडियोलॉजीज, कुछ वे फॉरवर्ड दे के यू कैन कंक्लूड योर आंसर। So yeah guys, this was it. We have seen the entire thing of governor powers through this mind map. ये थोड़ा सा I know blur था, but I think you got the thing very clear। और मैं तो बोल ही रही हूँ, आप चाहे तो इसे अपने कॉपी में शॉर्ट में नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो लक्ष्मीकांत में तो सब कुछ गिवन ही है।
ठीक है guys, so let us keep it till here, and in the next video we'll continue our next chapter. If you have any doubt, query, question, confusion, post your doubts in the comment section. I'll reply all of that. Till then, take care guys, and thank you so much.